नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का प्रकरण वर्ण विचार। पिछले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था भाषा, व्याकरण एवं लिपि, जिसमें अपन ने व्याकरण के 3 प्रमुख अंगों की बात की थी। व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं। हिंदी व्याकरण की जहां अपन बात करें तो पहला अंग होता है आपका वर्ण विचार, जिस पे आज अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है शब्द विचार, आगे वाली कक्षाओं में इनकी अपन चर्चा करेंगे। और उसके बाद आता है वाक्य विचार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ण विचार की। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्णों के प्रकार कौन कौन से हैं, और उन प्रकार के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, प्लस आपके सामान्य जानकारी के लिए जो जरूरी है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की। किसकी बात करेंगे? वर्ण की। तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अब इसकी हमें यहां पढ़ने की कहां जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले अपन बात करें तो व्यक्तियों को अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है, वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों से होता है, सार्थक शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। और वर्ण क्या है वो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। इनमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, वो हमें ध्यान देनी है। सबसे पहले जैसे इसमें आता है परिभाषा ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि, ध्वनि में भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो इकाई जिसके और खंड संभव न हो, और खंड मतलब टुकड़े, और खंड संभव न हो, और मौखिक अभिव्यक्ति हो। मौखिक मतलब बोलना, मौखिक अभिव्यक्ति हो। क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। बच्चों, जो अपन बोल रहे हैं, जो मौखिक रूप से अपन प्रकट कर रहे हैं, यह क्या है? ये ध्वनि है। और सबसे छोटी इकाई क्या है? ये ध्वनियों के समूह में सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाएगी। फिर उसके बाद में, ध्वनि के बाद में दूसरा क्या है? वर्ण। वर्ण किसे कहेंगे? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड संभव न हो, और खंड संभव न हो, और कौन सी हो? लिखित अभिव्यक्ति हो। क्या हो? लिखित अभिव्यक्ति हो। लिख कर प्रकट करते हो, लिखित अभिव्यक्ति हो। उसे वर्ण कहते हैं। समझ आया होगा?
जैसे शब्द लिखा मैंने कमल, कमल के टुकड़े अगर अपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, क म ल। फिर इसके और टुकड़े करें तो अपन के क्या मिलेगा, क में अ की मात्रा, म में अ की मात्रा और ल में अ की मात्रा। तो ये जो इसके अलावा और इसके टुकड़े संभव हैं क्या, इसके अलावा और टुकड़े संभव नहीं हैं। तो जब इनको बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ध्वनि, और जब इनको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, वर्ण। अब वर्ण के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे ये व्यंजन हो गया, ये स्वर हो गया, ये व्यंजन, ये स्वर, ये व्यंजन, ये स्वर। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन अपन ने पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे वर्ण के आगे परिभाषाओं में। इसमें तो अपन ने पढ़ा ध्वनि और अक्षर के बारे में, ध्वनि और वर्ण के बारे में। अब उसके बाद में अगली परिभाषा आती है अक्षर की। अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर। अक्षर में आप देखेंगे वे ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में, श्वास के एक झटके में श्वास के एक झटके में हो जाए, अक्षर कहलाते हैं। तो अक्षर की परिभाषा भी हमें आनी चाहिए कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में, एक ही सांस में जिनका उच्चारण हो जाता है, वे क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। अक्षर की और परिभाषा क्या है, न अक्षर इति अक्षर है, जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसका जो नाश नहीं होते हैं, जो नष्ट नहीं होते, वो अक्षर कहलाते हैं। उच्चरित रूप को अपन अक्षर कह सकते हैं। ठीक है, और एक ही सांस में जिनका उच्चारण हो वे अक्षर कहलाएंगे। तो बच्चों अपन ने वर्ण में ध्वनि, वर्ण और अक्षर के बारे में जाना। इनकी परिभाषाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इसके अलावा सामान्य जानकारी के लिए भी ये सारा ज्ञान होना आवश्यक है। आगे हम बात करें तो इसके बाद आगे क्या आता है, इसके बाद आता है आपके लिपि। लिपि किसे कहेंगे, लिपि की परिभाषा है आपके भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है, भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है, आदान प्रदान बोलकर होता है, परंतु कभी कभी उसे लिखना भी पड़ता है। उसे लिखना भी पड़ता है। जब लिखने की आवश्यकता होती है तो क्या कहलाते हैं, वो लिपि कहलाती है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं, जो चिन्ह मान लिए जाते हैं, उन्हें जिस रूप में लिखा जाता है उन्हें जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं।
ये हो गई आपके लिपि की परिभाषा। उसके बाद में आता है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? ये छोटी छोटी परिभाषाएं आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि परिभाषा देकर भी प्रश्न पूछा जाता है और बहुत सी बार इनकी परिभाषाएं भी पूछी जाती है। तो मात्रा क्या हो गया? व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वरों का उनके साथ स्वर का योग करते हैं तो वह स्वर मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो मात्रा क्या होगी भाई? व्यंजनों के अंदर जब स्वरों को साथ में लिखा जाता है तो वो क्या बन जाती है? मात्रा बन जाती है, उसे अपन मात्रा कहते हैं। फिर ये तो होगी इनकी सामान्य जानकारी। अब आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला क्या हो गया? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब व्यवस्थित क्रम क्या? जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं छोटी कक्षाओं में कि भाई क ख ग घ च छ ज, ये एक व्यवस्थित क्रम हो गया। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो ये व्यवस्थित कैसे ज्ञ तक अपन लिख रहे हैं, ये व्यंजन, ऐसे औ तक लिख रहे हैं, ये स्वर। तो एक क्रम में लिखें तो वो क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। ठीक है। तो अभी अपन ने पढ़ा लिपि, मात्रा और वर्णमाला। अब हम आगे वर्णमाला को विस्तार से अपन देखेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, परिभाषा हो गई है। और अब वर्ण के बाद अपन बात करते हैं आगे वर्णमाला की। वर्णमाला में देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? मूल वर्ण है 44, सॉरी, मूल वर्ण 44। कौन कौन से हैं? 11 तो स्वर हैं और प्लस 33 क्या हैं? व्यंजन हैं। ये तो हो गई आपके मूल वर्ण की, तो मूल वर्ण ये हैं। अब संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या हो गई 4। ये कौन कौन से हैं भाई? क्ष, त्र, ज्ञ, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये हो गए संयुक्त व्यंजन। अब उसके बाद में अयोगवाह, अयोगवाह कितने हैं? 2, अंग और अह। अंग और अह।
और दो क्या हैं, दो आपके द्विगुणित व्यंजन, द्विगुण, उक्षिप्त, तड़ित जात, ये नाम से ये आते हैं। ये कितने हैं, ये दो हैं, ढ नीचे बिंदी और ढ, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल कितने हो गए, 44 और 4 48, 49 50 51 और 52। 52 वर्ण जो हैं आपके किस में आते हैं, वर्णमाला में पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपके सामान्य से जानकारी। इससे संबंधित प्रश्न भी आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मूल वर्णमाला में कितने शब्द हैं, स्वरों की संख्या मूल वर्णों में कितनी है, व्यंजनों में कितनी है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, कौन से हैं, अयोगवाह क्या है, कितने हैं, कौन से हैं, द्विगुणित, उक्षिप्त और तड़ित जात कौन कौन से व्यंजन हैं, संख्या कितनी है, ये पूछे जाते हैं। ये आपके वर्णमाला की शुरुआत। अब हम बात करते हैं वर्णमाला को, वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है। ये सारे वर्ण हैं, इन वर्णों को कितने भागों में बांटा जाएगा, 2 भागों में बांटा जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। अब हम चर्चा करेंगे पहले स्वर की और फिर उसके बाद किसकी चर्चा करेंगे, व्यंजन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा क्या है, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनके ऊपर अपन विशेष चर्चा करेंगे। तो स्वर की परिभाषा, स्वर किसे कहेंगे, वे ध्वनियां या वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में, जिनका उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में किया जाता है और अर्थात इनके उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब स्वर हैं कौन कौन से, अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 संख्या हो गई, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, स्वर और स्वर की परिभाषा। अब जब इनकी मात्राओं की बात करते हैं तो मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए भाई, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं भाई, पहला होता है आपका ऋस्व स्वर। कौन सा रहेगा, ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर। दूसरा आपका रहेगा दीर्घ स्वर,
दीर्घ स्वर, और तीसरा इसमें रहेगा आपके प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, तो यहां पर अपन बात करते हैं कि भाई अब ये ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे और प्लुत स्वर किसे कहेंगे, इनकी परिभाषा क्या है और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो प्लुत स्वर है इसका हम थोड़ा सा बात कर लें। ये प्लुत स्वर आपके संस्कृत के अंदर होते हैं, वेदों के अंदर इसका उच्चारण होता है, श्लोकों में बोलने के लिए इसको काम में लेते हैं, जैसे ओम, ये हिंदी का 3 है, इसको तिगुना समय लगाते हैं अपन, वो कहलाता आपका प्लुत स्वर। वैसे कोई दूर खड़ा व्यक्ति है उसको बुलाने के लिए कि जब हम मात्रा पर जोर देते हैं, लंबी मात्रा खींचते हैं, तो प्लुत स्वर में आता है। ठीक है, तो मूल रूप से अपने को क्या करना है, ह्रस्व और दीर्घ की अपने बात करनी है, इनको ढंग से समझना है। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, उनके ऊपर परिभाषा क्या है वो भी देखते हैं। सबसे पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय कितना, एक मात्रा का है ना, समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब ह्रस्व स्वर में क्या होता है, इनको एक मात्रिक स्वर, ठीक है, इसके अलावा इनको लघु स्वर और इनको जो है मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, मूल स्वर भी कहते हैं। ये इसके क्या हो गए, अन्य नाम हो गए। अब इसके बाद अपन बात करें इसका जो चिन्ह है, जब अपन मात्रा गणना करते हैं मात्रिक छंद में, ये अपन जब छंद पढ़ेंगे उसमें अपन देखेंगे इनका जो चिन्ह है वो क्या है, एक होता है। ठीक है, और इनके जो उदाहरण क्या क्या हैं, अ, इ, उ और री, ये कितने हो गए, 4। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 मूल स्वर हो गए, अ, इ, उ और री। ठीक है, तो ये कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो स्वरों की जहां अपन बात करते हैं तो पहले ह्रस्व स्वर और उसके बाद में दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में जहां अपन बात करते हैं तो मात्रा इकाई की जगह दुगुना समय लग जाएगा। कितना समय लगेगा, दुगुना समय लगेगा। स्वर लघु स्वर से, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय, लघु स्वर से दुगुना समय लगता है, अथवा 2 मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है,
उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर में क्या क्या आएगा? दीर्घ स्वर में आपके जो है इसे द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, और उसके बाद में गुरु स्वर, और इसके अलावा इनको जो है संधि स्वर, संयुक्त स्वर, इन नामों से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें इनका चिन्ह कौन सा रहेगा? इनका जो चिन्ह है, चिन्ह रहेगा एस की तरह, दो मात्रा। जब अपन पढ़ेंगे छंद और अलंकार पढ़ेंगे, उसमें इनको चिन्ह को मात्रा गणना में इनको काम में लेंगे। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए इनकी संख्या? 7। 7 और 4 11। ठीक है, तो ये अपने हो गए स्वरों की बात। अब अपन बात करते हैं प्लुत स्वर। तीसरा स्वर कौन सा रहता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के बारे में जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपके हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। संस्कृत में जब अपन उच्चारण करते हैं श्लोकों का, उस समय इनका उच्चारण किया जाता है। तो तीसरा आपके आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की परिभाषा क्या हो गई? जिन वर्णों के, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय है ना, 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब जैसे जैसे आप मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र इनका जो है या तो दूर से बुलाने के लिए काम में लेते हैं किसी को, या संस्कृत के मंत्र उच्चारण में इनको काम में लेते हैं। जैसे ओम, यहां पे लिखेंगे अपन 3, ये ई की मात्रा नहीं है। ओ को कितना समय लगेगा? तिगुना समय लगेगा। और ये जो 3 है वो किसका लिखा है? हिंदी का 3 लिखा है, अर्थात ये 3 जो है इस तरह से, ये आपके तिगुना समय लगता है, वो स्वर कहलाते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, स्वरों की बात कंप्लीट हुई। आगे अपन इसके आगे इनके उच्चारण स्थान कौन से हैं, इनका वर्गीकरण कौन कौन सा है, इसका अपन आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।